नमस्कार दोस्तों, स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक नए टॉपिक पे। हम एसएससी के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एसएससी इन दिस वीडियो। तो आपको एसएससी के एक्ट के बारे में पता होगा दोस्तों। एसएससी फॉर्म्स के बारे में नहीं पता था, क्योंकि एसआई में बेनिफिट के बारे में पता है। एसएससी बेनिफिट्स के अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो इसके लिए मैंने पहले हमारा वीडियो बनाया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो एसएससी बेनिफिट्स के पता है, एसएससी के बेनिफिट्स लेने के लिए फॉर्म्स क्या क्या ज़रूरी होती हैं वो नहीं पता। अगर आप एक एसएससी कवर्ड एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट वीडियो। मैं इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। इसमें मैं टोटल 15 फॉर्म के बारे में बताऊँगा आपको कि वो फॉर्म कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्म सभी यूज़फुल है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहले कि एसएससी फॉर्म नंबर कौन से फॉर्म नंबर कहाँ यूज होते हैं, फिर वेयर डू यूज, हम उन फॉर्म को कहाँ यूज कर सकते हैं, फिर थर्ड है कि इनको यूज कौन करता है। एसएससी फॉर्म एम्प्लॉयर यूज करता है, एम्प्लॉयर देख करेगा या एम्प्लॉय। तो ये बेनिफिट के हम इस बारे में डिस्कस करने हैं। तो दोस्तों हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों हम अब डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप टोटल फॉर्म के बारे में। अब नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म 1 डिक्लेरेशन फॉर्म। यह फॉर्म जब भरा जाता है, यह फॉर्म आपको एम्प्लॉयर देगा जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो और आप एसएससी में कवर्ड होते हो, तब आपको दिया जाता है। मैं थोड़ा एसएससी के बारे में बता देता हूँ। एसएससी 1948 एक्ट के तहत लागू होता है। यह एसएससी तभी आपकी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट लागू होता है जब आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो आपको ये अप्लीकेबल हो जाता है। एसएससी में 21,000 लिमिट है। अगर आपकी 21,000 से सैलरी कम है तो आप पे ये अप्लीकेबल होगा, तभी आपको एसएससी में कवर्ड होगी। अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा तो आपको एसएससी नहीं होगा। तो इसमें एसएससी में अभी करंटली डिडक्शन रेट है वो एम्प्लॉय की है 0.75% और एम्प्लॉयर की 3.25%। ये अभी करंट रेट चल रही है। तो दोस्तों अब मैं फॉर्म 1 कब करता हूँ, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपको एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 1 देगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आप अपनी डिटेल भरोगे, नाम, फादर। तो मैं फॉर्म पोस्टर्स फोटोग्राफी हैंड आउट टू वो एम्प्लॉय। दिस फॉर्म ड्यूली फील्ड मस्ट रीच कंसर्न ब्रांच ऑफिस विथ 10 डेज। ये अभी ऑनलाइन हो गया, तो डिटेल आपको जो ये फॉर्म अभी ऑफलाइन हमारे कंप्लाइंस के थ्रू एम्प्लॉयर भरवाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जब हमारी एसएससी की कंप्लाइंस या इंस्पेक्शन होती है तब ये फॉर्म 1 डिक्लेरेशन फॉर्म मांगते हैं हमसे। तो ये सभी एम्प्लॉयर को फॉर्म 1 भरवाने, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के लिए भी रखने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म 1 कैसा होता है, कैसे भरा जाता है, क्या क्या डिटेल होती है, तो इस आप बताता हूँ। तो इसमें ये देखिए कि घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म, ऐसा फॉर्म 1 होता है। उसमें अपना नाम, अगर आपके पास पुराना एसआई नंबर तो एसआई नंबर, तो पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डिस्पेंसरी, ये पूरी डिटेल आपको भर के आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी है। एम्प्लॉयर को देने के बाद में वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देगा, फिर आपको वो एसआईसी कार्ड प्रोवाइड कर देगा। जिस दिन से आपका एसआईसी कार्ड बन जाएगा, एसआईसी नंबर जनरेट हो जाएगा, उस दिन से आप एसआईसी के बेनिफिशियरी हो जाओ, एसआईसी आपका बेनिफिट ले सकते हो उसी दिन से। अब नेक्स्ट ये फॉर्म 1 है। ये फॉर्म 1 के आपको भर के आपको देना है, जिससे आप अपना एसआईसी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 1 भरा जाता है। ये फॉर्म आपको एम्प्लॉयर देगा और एम्प्लॉयर को आप इसको फॉर्म को पूरा फिलअप करके आप एम्प्लॉयर को दे देना। तो ये दोस्तों दोनों के लिए ज़रूरी है, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। ये फॉर्म 1 तभी भरा जाएगा जब ये एसएससी में कवर्ड हो, उसी के लिए होगा। तो एम्प्लॉयर को ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म भरवा के रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखें, क्योंकि ये इसका ज़रूरत है, ये का इंस्पेक्शन में यूज होता है फॉर्म 1। और हमारे लिए प्रूफ भी होता है कि ये डिक्लेरेशन में हमें ये दिया गया है। तो इससे हमारी गलतियाँ नहीं कम ज़्यादा थी, तो सभी से नहीं कि आप यूज करें। वैसे ये अभी ऑनलाइन हो गया है कि हमें अभी 10 ज्वाइनिंग होने के किसी 10 दिन के अंदर अंदर हमें उससे ज्वाइनिंग मतलब उसको पोर्टल पे अपडेट कराना होगा। सेकंड फॉर्म की बात करते हैं हम, फॉर्म
2 एडिशन एंड डिलीशन योर फैमिली डिक्लेरेशन। अगर आप अपनी फैमिली की, ये फॉर्म यूज होता है कि फैमिली में आपको कुछ ऐड कराना हो, डिलीट कराना हो, तो ये होता है फैमिली मीन्स ऑल आर एनी फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन नेमली। जैसे इसमें आप कौन कौन कवर्ड होते हैं, स्पाउस मतलब आपकी वाइफ या हस्बैंड, ये कवर्ड। माइनर लेगिटमेंट और अडोप्ट चाइल्ड डिपेंड अपॉन द आईपी, मतलब आपने अडोप्ट किया हुआ बच्चे कभी वो इंश्योरेंस कर रहे, चाइल्ड हु डिपेंड ऑन द अर्निंग ऑफ द आईपी एंड हु इज रिसीविंग एजुकेशन टिल द सी अटेन्स द एज ऑफ 20 ईयर एंड अनमेरिड डॉटर। ये जो अभी अगर आपके बच्चा है तो वो इस 21 ईयर तक कवर्ड रहेगा, जब तक वो किसी तरफ से उसकी अर्निंग नहीं हो रहा हो या वो एक एजुकेशन पर्सन है, और अनमेरिड तक वो कवर्ड रहेगा ये सेशन में। तो ये एक अच्छा है कि अगर आपका अपने बच्चों को 21 साल तक करा सकते हो जब तक वो अर्निंग नहीं हो, और रिसीविंग एजुकेशन में भी ये कवर्ड है, जब तक वो पढ़ता रहेगा तब तक वो ये सेशन में कवर्ड है 21 साल तक, और जब तक वो मैरिड हो जाएगा तब तक वो कवर्ड है। एक फोर्थ ऑप्शन है ए चाइल्ड हु इज इन्फॉर्म बाय रीजन इन एनी फिजिकल एंड मेंटल अपॉन इंजरी एंड विल डिपेंड फॉर अर्निंग आईपी लोन्स इन फैक्ट कंटिन्यूज, कि जो आपके कोई भी है जो आप पे डिपेंड करता है वो भी आपकी एसेसिंग का डिपेंड्स पेरेंट्स जो भी आपके माता पिता हैं वो उनकी अर्निंग अभी पहले 5,000 के 8,000, जिनकी अर्निंग 8,000 से कम वो भी आपके फादर इस आपकी एसएससी फैमिली डिक्लेरेशन में होंगे। तो आप फॉर्म 2 के माध्यम से आप अपने आप डिक्लेरेशन फॉर्म से, ये फॉर्म होता है उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके फैमिली डिटेल है आपको पहला ऊपर आपको भरना पड़ेगा, अपना नाम, फिर एसआई नंबर। ये अभी यूज नहीं होता, आप डायरेक्ट ऐसे बोले करते, लेकिन जब ये अगर हम प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंस करें तो फॉर्म बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने की चांस कम होते हैं। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि अब ऑनलाइन अपडेट होती है फैमिली डिटेल, लेकिन अगर फॉर्म भरें तो ये अच्छा रहेगा, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर के आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे, मैं आपको सभी को फॉर्म ये उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आपको पहले वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म सभी में आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, और पीपीटी भी आपको स्किप बना के शेयर करूंगा। तो आपको दोस्तों बताऊंगा कि वीडियो के अंत में आपको ये फॉर्म कहाँ मिलने वाले। तो ये दोस्तों फॉर्म 2 हो गए। फॉर्म 2 होता है मतलब आपके अपनी फैमिली डिटेल अपडेट करवाना या डिलीट करवाना, कुछ नया अपडेट कराना फैमिली में, बच्चे को या वाइफ को कुछ भी हटाना हो, ऐड करना हो, तो उसके लिए ये फॉर्म 2 का यूज होता है। फॉर्म 9 होता है क्लेम फॉर सिकनेस, टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। फॉर्म 9 हमें क्लेम्स के बारे में पता है कि हमें सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट, टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है। तब बेनिफिट लेने की बात होती है तब ये पता नहीं होता कि कौन से फॉर्म से मिलते हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, तब मैंने थोड़ा बहुत देखा है, ढूंढा है, तब मुझे जाके मिला कि ये ऐसे में इतने फॉर्म होते हैं। तो मैंने कुछ पढ़ा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा तो वीडियो बताना। और अभी फॉर्म 9 है, ये को क्लेम फॉर सिकनेस, टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इनका हम बेनिफिट मतलब क्लेम लेने के लिए ये फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बेनिफिट हम 3 फॉर्म के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए भी इसको यूज करते हैं, और टेम्परेरी डिसेबिलिटी और क्लेम फॉर, ये देखो, टू क्लेम सिकनेस, टेम्परेरी डिसेबिलिटी और मैटरनिटी बेनिफिट एम्प्लॉय सेल सबमिट द क्लेम फॉर्म द कंसर्न ब्रांच ऑफिस। जैसे आप भी कहीं काम कर रहे हो, उसका आपको कंसर्न ब्रांच एसआईसी ऑफिस है, वहाँ आपको जाके सबमिट कराना पड़ेगा। तो इन्होंने लिखा कि अगर कोई पर्सन अगर ये डिक्लेयर फॉर्म गलत अप्लाई करता है, मतलब वो गलत बेनिफिट लेता है, तो उसे 6 मंथ की जेल और 2,000 रुपये का फाइन भी लग सकता है। तो हमें डिटेल गलत देनी है, गलत बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठाना, तो ये इसके लिए। तो इसका आप जब कोई भी सिकनेस हो जाते हो या टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट की छुट्टी मिलती है, तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट है, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको अपनी मेरा आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर आपको जैसे कि किसका फादर नेम या पति नेम, बीमारी तो इसके द्वारा ही कांड से काम नहीं किया, किस बीमारी के कारण आपने काम नहीं किया, डिसेबिलिटी, सिकनेस, मैटरनिटी, मैं से बीमारी दावा करता हूँ इसमें पूरा आपको डिक्लेरेशन भर के आपको एसआईसी ऑफिस में सबमिट कराना होगा। तो ये दोस्तों ये फॉर्म है। ये फॉर्म आपको शायद ही पता हो, सिकनेस बेनिफिट लेने के लिए किसी को नहीं पता कैसे, टेम्परेरी बेनिफिट के लिए कैसे। तो ये आपके लिए कि आप क्लेम फॉर सिकनेस, टेम्परेरी डिसेबिलिटी, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सिकनेस, आप यहाँ से अपना क्लेम ले सकते हो। फॉर्म 9 बजे आपको सबमिट कराना होगा। फिर फॉर्म 10 आता है अब्सेंटेशन वेरिफिकेशन इज रेस्पेक्ट ऑफ सिकनेस बेनिफिट, टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट। जब आप फॉर्म 9 आप भर के आप एसआईसी ऑफिस में सबमिट कराते हो, तो फॉर्म 10
यह ESIC ब्रांच ऑफिस से आपके पास एम्प्लॉयर के पास भेजेगा वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये जो आपने फॉर्म भर के दिया ये सही है या गलत। ESIC फॉर्म 10 आल्सो नाउ एज absenteeism वेरिफिकेशन फॉर्म। इट इज़ ए फॉर्म विच नीड्स टू सबमिट टू ESIC ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ सिकनेस बेनिफिट क्लेम, टेम्परेरी डिसेबल्ड बेनिफिट एंड मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम। तो ये जितने भी बेनिफिट है हमने आप जिस बेनिफिट के लिए अप्लाई किया तो ये ESIC ऑफिस क्लेम के लिए वेरीफाई करने के लिए आपके एम्प्लॉयर को भेजेगी। ESIC ऑफिस यूज फर्स्ट फॉर्म दिस फॉर्म इंक्वायरी अबाउट द अब्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड राइट टू एम्प्लॉयर फॉर कंफर्मेशन एंड इन टर्न वापस फिर इंश्योरेंस पर्सन एम्प्लॉयर रिप्लाई टू ESIC ऑफिस बाई कंफर्म द सिकनेस एंड नंबर ऑफ डेज अब्सेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री। तो आप जिस दिन अब्सेंट रहेगा तो आप भेजोगे मैं इतने दिन से अब्सेंट था, तो वो आपको फॉर्म अब वेरीफाई करने के लिए फिर ESIC वाले आपकी कंपनी को भेजेंगे। एन इंजर्ड पर्सन कुडंट एबल टू अटेंड द जॉब व्हेन ही हैड ए मेडिकल प्रॉब्लम एंड टू टेक ट्रीटमेंट फॉर द ESIC फ्रॉम ESIC हॉस्पिटल। जैसे हम अपना ESIC का जो भी अपना ट्रीटमेंट का पैसा लगता है वो ESIC फॉर्म भर के मैं अब फॉर्म के बारे में बताता हूँ। ये फॉर्म देखो, ये ESIC फॉर्म 10 फर्स्ट है कि फॉर्म द मैनेजर ब्रांच ऑफिस ESIC कॉर्पोरेशन टू हमारे जो भी कंपनी का नाम है उसको भेजेगा इंश्योरेंस नंबर डिपार्टमेंट, ठीक है। द सर्वर नेम एम्प्लॉय और फैक्ट्री सबमिटेड सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर फॉर द डेट फ्रॉम ये आपको भेजेगा कि आपने इसको सिक लीव पे रखा कैसे रखा, तो ये आपको कंपनी भेजेगी फॉर्म। फिर आपको कॉन्फिडेंटली आपको रिप्लाई देना एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर के लिए होता है फॉर्म। ये एम्प्लॉयर अपना फॉर्म फिर इसका रिप्लाई करेगा कि फर्निश्ड विद द एम्प्लॉयर रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म कि ये इतना पर्सन है, इसी डेट रहा था, इसी रिमेंड वेजेस पीरियड कि इतना इतना वेजेस था इसका इतना, तो उसकी पूरी डिटेल देनी है क्योंकि सिकनेस बेनिफिट या डिसप्लेन उसका 90% वेजेस उसको मिलता है। तो ये आपको इसमें डिटेल करेक्ट करनी है, फिर ये रहेगा आपको ये सबमिट कराना, ये एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस फॉर्म में। तो ये फॉर्म 10 आपको आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे आप कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म 11 एक्सीडेंट बुक। ये एक्सीडेंट बुक ये आपके एवरी एम्प्लॉयर शेल कीप एन एक्सीडेंट बुक रीडली सेंसिबल इन द गिवन फॉर्मेट इन विच द एप्रोप्रिएट पार्टिकल ऑफ एन एक्सीडेंट केसिंग पर्सनली इंजर्ड एन इंश्योर्ड पर्सन में भी इंटरेस्ट। ये फॉर्म 11 एक्सीडेंट बुक हर फैक्ट्री या जो भी जिस कंपनी या सो फैक्ट्री में ESIC अवेलेबल है वहाँ पे एक्सीडेंट बुक होना अवेलेबल है। इसके लिए अगर आपको नहीं होगा तो इस फैक्ट्री आपकी कार्रवाई होती है। पर्सन ये एवरी सच बुक व्हेन इट्स कंप्लीटेड फॉर ए प्राइवेट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। ये आपको इसमें लास्ट 5 year की एंट्री मिलनी ज़रूरी है। अगर आपके पास अभी तक आपकी कंपनी में फॉर्म 11 एक्सीडेंट बुक नहीं है तो आप अपने रखवा लें क्योंकि इसमें रिकॉर्ड जरूरी होता है। जब आपकी इंस्पेक्शन या आपकी कंपनी में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके जब भी अगर आपके पास इंस्पेक्टर आएगा तो पहले यही चेक करेगा कि आपके पास फॉर्म एक्सीडेंट बुक है या नहीं। तो ये नहीं होगा तो फिर आप कंपनी को लाइबिलिटी जो भी क्लेम होगा उसके आपके लिए लाइबिलिटी बन सकती है। तो आप फॉर्म 11 आपके पास रखना जरूरी है। फॉर्म 11 का मैं बताता हूँ कैसा होता है। और ये फॉर्म 11 का फॉर्मेट ऐसा होता है, आप ये हमारे मार्केट में रजिस्टर भी मिलते हैं फॉर्म 11 के, ये फॉर्मेट होता है, वैसे भी आप बना सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फॉर्म 11 एक्सीडेंट बुक रेगुलेशन 66। यहाँ पे जो भी जिसका भी एक्सीडेंट होता है आपको यहाँ पे पहले आपको इसकी एंट्री करनी है। फिर जो भी आपको रिमार्क यानी इसमें पूरा नाम, उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ था, किस टाइम हुआ था, डेट ऑफ इंजरी, क्या एक्शन किया था, इससे पूरा डिटेल बना था फॉर्म 11 में। ये एक्सीडेंट बुक होती है। ये हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कंपनी में एक्सीडेंट बुक होना जरूरी है, ये रजिस्टर होना जरूरी है। तो ये तो सभी एम्प्लॉयर अपना ध्यान रखें और ये होना जरूरी है। ये तभी इसमें जो भी अगर किसी एम्प्लॉयर का एक्सीडेंट होता है तो इसमें आपको डिटेल उसकी फिल करनी है। तो इसकी डिटेल आपको फिर आता है फॉर्म 12 एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट अभी ऑनलाइन हो गई है। या आपको इसमें एक्सीडेंट आपकी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होता है तो आपको 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन रिपोर्ट भरनी पड़ती है। एम्प्लॉयर सेल भी सबमिट एन एक्सीडेंट रिपोर्ट टू द ब्रांच ऑफिस और ESIC डिस्पेंसरी कंसल्ट इमीडिएटली इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट दैट कुड रिजल्ट डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय विद 24 hours इन ऑक्यूरेंस। माइनर एक्सीडेंट दैट डू नॉट केस सब्सटेंस फ्रॉम द वर्क नीड टू रिपोर्ट इट। अगर आपका छोटा मोटा केस है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है रिपोर्ट फाइल करना, लेकिन आपको अगर बड़ा एक्सीडेंट है यार उसकी डेथ हो गई है, अगर वो डिसेबल्ड हो गया है तो आपको 24 hours ऑनलाइन एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है।
और ये अभी एसएससी कॉर्पोरेशन हैज़ ये फैसिलिटी अभी ऑनलाइन कर दी है, तो आप फॉर्म 12 अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और वो रिपोर्ट अभी ऑनलाइन सबमिट होती है आपके पास, डायरेक्ट आपके जो भी रिसेंटली ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे आपकी सबमिट हो जाएगी। फॉर्म 12 बता देता हूँ उसका ऐसा होता है अभी, लेकिन अभी आपको सभी ऑनलाइन होगा। इसमें नियोजक का नाम वगैरह जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करो तो सेम यही डिटेल आती है, ये आपको वो ऑनलाइन पूछेगा, आपको वहाँ पे जो करेक्ट डिटेल है वही पूछना है कि उसका कार्य परीक्षण कहाँ पे विभाग पारी जो भी डिटेल है वो करेक्ट डिटेल आपको भरनी, कब एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ उसका एड्रेस। तो फॉर्म 1 और 12 ये दोनों हैं। फॉर्म 12 एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करने के बाद में जो भी एक्सीडेंट हुआ वो आपको पहले उस बाद में आपको रजिस्टर में एंट्री करनी है, क्योंकि जब ये इसका क्लेम मिलेगा तो आपको इंस्पेक्टर वेरीफाई करने आएगा आपकी एक्सीडेंट बुक क्या रजिस्टर कॉपी और ये एक्सीडेंट रिपोर्ट मांगता है। तो ये आप गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत सी कंपनियों को पता है कि इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, एसएससी के बारे में कोई बता नहीं पाता अच्छे से। तो मैं इस वीडियो पर आपके लेके आया हूँ कि आपको ये फॉर्म के बारे में बता दें कि इस एसएससी में बेनिफिट्स हम एम्प्लॉय को नहीं दिला पाते, क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है और इन फॉर्म्स का पता भी नहीं है। तो अभी नेक्स्ट फॉर्म के लिए डिस्कस करते हैं फॉर्म 13, क्लेम फॉर सिकनेस और टेम्परेरी डिसेबिलिटी और मैटरनिटी। क्लेम फॉर्म टू बी सबमिट बाय क्लेमेंट एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर फॉर सिकनेस और टेम्परेरी डिसेबिलिटी मैटरनिटी। यह फॉर्म 30 ए मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सिकनेस और 30 क्लेम फॉर सिकनेस टेम्परेरी, ये एम्प्लॉयर को हमें सबमिट करना पड़ेगा क्लेम के लिए। ये फॉर्म 3 होता है मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सिकनेस के लिए, ये 3 होता है मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सिकनेस। ये आपको वर्क के एम्प्लॉयर को देना कि मेरा ये ऐसा ऐसा डिक्लेयर करके देना, फिर वो आगे जो भी एम्प्लॉयर की तरफ से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अरेंज करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हुई। इसमें लिखा है कि फास्ट रिपर्स ऑप्शन बेनिफिट विथ हिमसेल्फ, आपका नाम, आई क्लेरिफाई बेनिफिट अकॉर्डिंगली एंड पेमेंट केस ऑफ लोकल ऑफिस बाई मनी ऑर्डर, जैसे भी आपको पैसा चाहिए। लेकिन अभी तो ऑनलाइन हो गया, तो ये भी फॉर्म तो आपको बैंक के आपको भरने पड़ेंगे। 3 होता है 13 है, मतलब फॉर्म 13 है, ये मैटरनिटी बेनिफिट के लिए होता है, और 13 सिकनेस और टेम्परेरी डिसेबिलिटी के लिए आपको ये भर के देना है। ये आपको एम्प्लॉयर को सबमिट कराना है, ये एम्प्लॉयर फॉर्म भरेगा, ये फिर उसको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कराएगा। फिर फॉर्म 14 होता है क्लेम फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब है अगर कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, करते करते आपका कुछ भी हो जाए, आप आगे से उसे काम नहीं कर पाओ, तो उसके लिए फॉर्म 14 ओनली 14 इंश्योर्ड पर्सन हैज़ टू अप्लाई इन गिवन फॉर्म टू क्लेम फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। और अगर आप गलत देते तो आपको 2000 रुपये पेनल्टी और 6 की जेल है, 6 मंथ की जेल होगी। तो क्लेम फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट ये है आपका। तो इसमें फॉर्म के बारे में बताता हूँ। ये फॉर्म आपको भर के आपके एसएससी में ऑफिस भरना पड़ेगा। तो इसमें आपको देखो, मैं जो भी फादर पुत्र हूँ, वो मेरे बीमा संघ चिकित्सा बोर्ड के का अपंग, मतलब आपको एसएससी में जहाँ से आपको इलाज करा आपको अपंग घोषित परमानेंट डिसेबिलिटी घोषित कर देती है किसी, तो उससे उस काल अवधि तक अपंग लाभ दावा करता हूँ, तो आप वहाँ से आपका परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का क्लेम जो भी आपका खर्चा लगा है, जो भी आपका हुआ था, यहाँ से आप फॉर्म भर के आप अपना क्लेम दावा कर सकते हो। तो ये सबमिट आपको एम्प्लॉय फॉर्म फिल करेगा और ये फॉर्म फिल भर के आपको एसएससी ऑफिस में सबमिट कराना है। ये पर ओनली ये फॉर्म 14 परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए है। फिर क्लेम होता है डिपेंड बेनिफिट। डिपेंड बेनिफिट मतलब होता है जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसके लिए। ये इंश्योरेंस पर्सन होता है उनके लिए होता है। फिर 15 आता है क्लेम डिपेंड बेनिफिट। ये अप्लाई करेगा जैसे किसी इंश्योरेंस पर्सन है, उसकी कुछ भी डेथ हो गई तो उसका जो नॉमिनी पर्सन है वो डिपेंडेंट बेनिफिट ये उसके लिए। इसके लिए फिर आपको द डिपेंडेंट डिकेज इंश्योर्ड पर्सन सेल बी सबमिट ए क्लेम इन द गिवन फॉर्मेट अकॉर्डिंगली अप्लाई डिपेंडेंट बेनिफिट ऑन ए अकाउंट ऑफ हिज डेथ। अगर किसी डेथ होने के बाद में उसके पेंशन के लिए ये क्लेम डिपेंड बेनिफिट अप्लाई करता है, मतलब जो भी उसका होता है। ऑल मेजर डिपेंड शुड गिवन इंडिविजुअली एंड गार्डन टू साइन इन केस ऑफ माइनर डिपेंड। अगर कोई माइनर उसका
डिपेंडेंट बेनिफिट है तो उसका गार्जियन का भी उसका डिटेल के साथ करके देगा। तो वो फॉर्म आपको बताता हूँ। ये देखो, अगर ये हमारे पास नहीं पता, हमें सिर्फ पीएफ का पता होता है कि यहाँ से पैसे मिलते, लेकिन एसआईसी में भी ये पीएफ से ज़्यादा पेंशन मिलती है, 90% बेनिफिट ज़्यादा मिलती है। तो ये इसका फॉर्म है कि क्लेम फॉर डिफरेंट बेनिफिट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसमें आपको डिटेल भर के देनी है जो भी इसके लिए लायबल है। जैसे आपके डिपेंडेंट बेनिफिट हैं, आपके वाइफ है, उसके बच्चे हैं, जो भी डिपेंडेंट बेनिफिट है उनका डिटेल हो जाएगा, फिर उनके यहाँ पे साइन हो जाएगा, फिर डिजिटल सिग्नेचर साइन करके आपको ये जैसे ऑफिस में सबमिट कराना होगा। जो भी डिपेंडेंट बेनिफिट है ये उनके लिए, क्योंकि उनको आगे तक फिर एसआईसी का बेनिफिट मिलता है। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, फिर जो डिपेंडेंट बेनिफिट है उनको आगे तक बेनिफिट मिलते रहता है एसआईसी की तरफ से। ये उन्हीं का जो एसआईसी में काम करते हुए या किसी भी कंपनी के वर्क से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों, जो भी उसके डिपेंडेंट होते हैं, उनको उनको बेनिफिट मिलता है। फॉर्म 15, ये फॉर्म 15 भर के डिटेल आपको एसआईसी ऑफिस में सबमिट कराना होगा। फॉर्म 16 होता है क्लेम फॉर पेरियोडिकल पेमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट। जो भी द डिपेंडेंट्स ऑफ इंश्योरेंस पर्सन शैल बी सबमिट ए क्लेम इन दिस फॉर्मेट फॉर पेरियोडिकल पेमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट। जो भी पेमेंट आनी है उसके लिए डिटेल, वो तो डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए आगे तक का था। फॉर्म 15, 16 दोनों डिसेबल डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए। अब सबमिट क्लेम के लिए आपको ये फॉर्म आपको सबमिट कराना पड़ेगा। इसमें आया हो मेरिट, इसमें आपको जो भी डिक्लेरेशन देना है कि मुझे किससे चाहिए, अभी ऑनलाइन हो गया तो आपको चेक से मिलेगा। तो इसमें केस बाय चेक, इसमें ब्रांच ऑफिस का आएगा, द अमाउंट ड्यू मे बाय पेड टू, जो भी आपको अमाउंट पे करना है वो यहाँ से आपको पूरा डिटेल देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस पर्सन डेथ सर्टिफिकेट, साथ में आपको अटैचमेंट जो भी आपको देगा। इसमें लिखा है मैं उसके अगर वाइफ है तो मैं अभी तक विवाह नहीं किया है तो इस पर आपको पूरा फिल करके देना। मैंने 18 वर्ष से कम आयु, मैं भी स्थलिंग हूँ, जो भी आपको डिक्लेरेशन उसके डिपेंडेंट बेनिफिट होगा आपको फिल करके देंगे। दावे का साक्षर अंगूठे निशान करा, या मतलब वो माइनर है तो उसका गार्जियन के साथ में आपको यहाँ डिटेल देनी पड़ेगी। तो यह आप इसके लिए फॉर्म है। तो फॉर्म 15 और 16 यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि अब उसका डिपेंडेंट बेनिफिट को बेनिफिट दिलाए। तो 15 और 16 फॉर्म डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए था, जो बहुत कम को पता होता है। तो ये मैंने आपको इसमें बताया कैसे बेनिफिट ले। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्म 9 क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड नोटिस ऑफ वर्क। अब मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट का आपको पता है कि टोटल कितने वीक मिलते हैं, कितने, आपको सभी को मैंने वीडियो बनाया हो, आप वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाए। लेकिन उस वीडियो में पूरा नहीं था, उसमें क्लेम तो मिलता है लेकिन ये नहीं पता है वो कौन से फॉर्म आपको भर के सबमिट कराना है, कौन से नहीं। तो ये फॉर्म 19 होता है क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। ए इंश्योरेंट वुमेन सेल यूज द गिवन फॉर्म टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट टुवर्ड एक्सेप्ट कॉन्फिडेंट ऑफ और मिसकैरेज। ये फॉर्म आपको मैटरनिटी बेनिफिट कॉन्फिडेंट या मिसकैरेज के लिए दोनों के लिए देना होता है। दोनों तरफ से आप बेनिफिट। नो वर्क ऑफ रिम्यूनरेशन सेल बी टेकन अप ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच मैटरनिटी बेनिफिट इज बीइंग क्लेम्ड और इज टू बी क्लेम्ड। ये फॉर्म 19 होगा। इसमें आपको बीमाकृत महिला जो भी थी वो आपको जिसमें नेम भरेगी, उसका इंश्योरेंस नंबर है, उसका पति पुत्री जो पत्नी या पुत्री जो भी उसका फादर नेम, बीमाकृत महिला, प्रसव गर्भपात की जो भी आपको इसमें सिलेक्ट करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात ली, इसमें लिखा कि जिस टाइम के लिए परसू दावा किया जा रहा है वो किया जाना चाहिए, उसके दौरान प्राथमिक के लिए कोई नहीं के लिए कोई है, फिर से काम शुरू करने में पूर्व इसकी सूचना आपसे दी जानी चाहिए। तो इसमें आपको काम करने से पहले आपको इसमें डिटेल भी देनी होगी, ये से आपको सबमिट कराना होगा। तो ये फॉर्म 19 होता है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। फॉर्म 20 होता है क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट बाय ए नॉमिनी। ये इसलिए होता है अगर किसी वुमेन की अगर बच्चे देने से पहले उसकी डेथ हो जाती है या उसका मिसकैरेज में डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस वुमेन भी सबमिट ए क्लेम, तो उसका नॉमिनी इसका क्लेम कर सकता है। द क्लेम फॉर्म duly fileable is required to be submitted to the branch office together with a death certificate with 30 days of death of insured women। उस आपको 30 दिन के अंदर ये फॉर्म आपको सबमिट कराना पड़ेगा। अगर आप किसी भी वुमेन की बच्चे से होते टाइम या होने के बाद
उसकी डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी ये फॉर्म भरता है, वो 30 दिन के अंदर ये भर के हमें उसके डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसको सबमिट कराना पड़ता है। ये फॉर्म होता है क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंश्योरेंस लिविंग बिहाइंड द चाइल्ड तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इसमें आपको क्लेम फॉर डेथ ऑन वो जो भी उसका डिटेल है पूरी डिटेल आपको भर के ये आपको सबमिट कराना है। इसमें आपको जो भी इसमें डिक्लेरेशन अटेंशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करा के सबमिट करवाने। फिर अगला फॉर्म नंबर आता है हमारा फॉर्म 20 फनरल एक्सपेंस क्लेम। अगर किसी एम्प्लॉय की इंश्योरेंस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको दाह संस्कार के फनरल एक्सपेंस क्लेम मिलता है। तो ये आपको फॉर्म 22 भर के नॉमिनी एंड इन द एब्सेंस the eldest surviving member of the family of the deceased insured person shall be submit a claim in the given format to receive expenses incurred toward funeral and insurance person. In the case of minor, the guardian should sign the claim form on behalf of the minor and then add following below his or her signature. तो ये फॉर्म 22 अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ इंश्योरेंस होती है तो वो भर के देना पड़ता है। इसके लिए आपको मैंने फॉर्म भी दे रखा है और ये फॉर्म में कैसे भरा जाता है उसका भी आपको दे रखा है। तो ये आपको अभी पहले 10,000 रुपये थे लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको 15,000 रुपये कर दिया। अगर ये दाह संस्कार के आपको 15,000 रुपये मिलते हैं तो आपको ये फॉर्म 22 भर के आपको ये जैसे ऑफिस में डेथ सर्टिफिकेट के साथ में जो भी रिकॉर्ड है उसके साथ में आपको सबमिट कराना पड़ेगा। इसमें आपको सभी आपके जो भी डेथ सर्टिफिकेट है सिकनेस बेनिफिट है लीव आप किस में चाहते हो तो वो बैंक का डिटेल पूरा उसका नाम सिग्नेचर बिलो मेंटेन तो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से भर के आपको एसएससी ऑफिस में सबमिट कराना पड़ेगा। फॉर्म 22 होता है फनरल एक्सपेंस क्लेम फॉर मतलब दाह संस्कार के क्लेम कैसे करें। तो 15,000 ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बेचारे वर्कर होते हैं उनके लिए उनकी फैमिली को कुछ दाह संस्कार के सहायता के लिए। तो फॉर्म 22 होता है ये एम्प्लॉय को ध्यान रखिए क्योंकि एम्प्लॉय को इतना नॉलेज नहीं होता कि कौन से फॉर्म कहाँ होते तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बेनिफिट मिला है उसकी फैमिली को गरीब एम्प्लॉय को हेल्प करवाए। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्म 23 लाइफ सर्टिफिकेट फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट टू क्लेम परमानेंट डिसेबिलिटी क्लेम अलॉन्ग विद द क्लेम ड्यूरिंग जून एंड दिसंबर द इंश्योर्ड पर्सन हैज़ टू सबमिट द सर्टिफिकेट आल्सो द सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको लाइफ सर्टिफिकेट फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको ये आप कहीं से लेके आपको ये क्लेम लेने के लिए आपको यहाँ से म्यूनसिपल कमीशन से वर्क कि यहाँ से आपको लिखवाना पड़ेगा ये ऐसे से लोकल कमेटी से कि ये परमानेंट डिसेबल हो सकता काम नहीं कर सकता। तो ये आपको ये जून और दिसंबर में आपको ये फॉर्म 23 आपको लाइफ सर्टिफिकेट फॉर के लिए आपको सबमिट कराना पड़ता है। तो ये फॉर्म गजेट ऑफिस मेंबर यहाँ से आपको ये डॉक्टर लिख के देगा कि आप काम नहीं कर सकते या परमानेंट डिसेबल्ड हो चुके हैं। तो ये लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आपको फिर ये आपको यहाँ से लिखवाना पड़ेगा। फिर आपको ये जो भी सर्टिफिकेट के साथ आपको फॉर्म 23 के साथ आपको वो सबमिट एसआईसी ऑफिस में सबमिट कराना पड़ेगा। ये फॉर्म 23 है इसमें स्थायी रूप भी पसंद क्या प्रमाणित किया जाता है सहमति तारीख को जीवित है हस्ताक्षर है दावेदार और यहाँ पे आपको तारीख वगैरह जाके सबमिट कराना पड़ेगा। फॉर्म 24 डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट वो था कि टेम्परेरी मतलब परमानेंट डिसेबल्ड का ये होता है डिपेंड्स बेनिफिट मतलब जो भी इंश्योरेंस पर्सन डेथ होने के बाद में उसका डिपेंड्स बेनिफिट नॉमिनी इंश्योरेंस पर्सन हु सबमिट डिक्लेरेशन कम सर्टिफिकेट टू गिवन फॉर्मेट अलोंग विद द क्लेम्स ड्यूरिंग जून और दिसंबर। ये सर्टिफिकेट भी आपको उन्हीं पंचायत आपकी पंचायत से कमीशन से म्यूनसिपल कमीशन से या मजिस्ट्रेट डिपार्टमेंट से एमएलए से एमपी से आपको लिखवा के एसएससी ऑफिस में फॉर्म 24 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म को जून या दिसंबर के फॉर्म आपको क्लेम के साथ सबमिट कराना पड़ता है। ठीक है आपका फॉर्म 21 फॉर्म है नेम ऑफ द पर्सन ये है दिया रहा। तो ये वही फॉर्म आपको बताया था ये आपको सबमिट कराना पड़ेगा डिक्लेरेशन जिससे आपको क्लेम मिल सके। तो एसएससी में आपको ये सब फॉर्म सबमिट कराने पड़ते हैं मतलब आपको क्लेम भी मिलता है डिपेंड्स बेनिफिट पेंशन भी मिलता है। तो ये फॉर्म के लिए आपको ज़रूरी ये फॉर्म आपको सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर
लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपना लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन वहीं अपडेट करता रहता हूँ। और ऐसे वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कि आप बताएंगे तो मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।